रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पारस्परिकता प्रमेय। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि अगर किसी नेटवर्क में दो लूप हो, फॉर एग्जांपल ये अपन एक नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। इसमें दो लूप बना दिए, लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2। रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि जब कोई वोल्टेज सोर्स लूप 1 में कनेक्टेड हो, यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स है और उसकी वजह से सेकेंड लूप में करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है, सेकेंड लूप में करंट फ्लो हो रही है आई। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर इस सोर्स को हटा के इस लूप में कनेक्ट कर दिया जाए तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस पहले लूप में भी करंट आई ही फ्लो होगी। यानी जब लूप 1 में वोल्टेज सोर्स हो तो सेकंड में करंट आई फ्लो होगी, और सेकंड में सोर्स कनेक्टेड हो तो फर्स्ट में करंट आई ही फ्लो होगी। यही कहलाती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इस थ्योरम का ही दूसरा रूप है कि लूप 1 में और लूप 2 के बीच में अंतरित प्रतिबाधाएं, ट्रांसफर इम्पीडेंसेस बराबर होती है, और वो डेफिनेटली इक्वली होगी। क्यों? क्योंकि अगर पहले लूप में ई है और उसकी वजह से आई कनेक्टेड है तो इस कंडीशन में ट्रांसफर इम्पीडेंस होगी ई अपॉन आई, ठीक है। इस कंडीशन में ट्रांसफर इम्पीडेंस होगा ई अपॉन आई। और फिर जब ई को दूसरे लूप में कनेक्ट कर दिया, उसकी वजह से पहले लूप में करंट है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफर इम्पीडेंस हो जाएगा वापस पोटेंशियल अपॉन करंट। यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस हमेशा लिया जाता है किसी एक लूप का वोल्टेज और उसकी वजह से दूसरे लूप में फ्लो होने वाली करंट, इन दोनों का रेशो होता है ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो अपन को ये प्रूव करना है। तो ये एक सर्किट डायग्राम है इसका, ठीक है। पहले यहाँ पर पहले लूप में कनेक्टेड है हमारा पोटेंशियल, और उसकी वजह से दूसरे लूप में करंट कितनी फ्लो हो रही है I2। हमें I2 की वैल्यू निकालनी है। जाहिर सी बात है दोनों लूप में सेम करंट फ्लो नहीं होगी, तो हमने इसमें I1 मान लिया, इसमें I2। I1 निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, सो हम I1 निकालेंगे भी नहीं। तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं दोनों लूप के अंदर। फर्स्ट लूप में देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल है सबसे पहले E। इस E1 को हटा देती हूँ मैं क्योंकि E ही लिया है अपन ने, E। उसके बाद देखो I1 करंट फ्लो हो रही है तो Z1 में से गुजरेगी तो वोल्टेज का ड्रॉप I1 Z1, फिर यही I1 Z3 में से गुजरेगी तो वोल्टेज का ड्रॉप I1 Z3, और वापस ये लूप खत्म हो गया। लेकिन जो Z3 है वो लूप 2 में भी कॉमन है, इसलिए लूप 2 वाली करंट भी उसमें से गुजरेगी तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो जब I2 इसमें से गुजरेगी तो I2 की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि यहाँ से जाके फिर ये इस दिशा में जाएगी ऊपर। तो I1 तो ऊपर से आ रही थी और I2 ऊपर की तरफ जा रही है, तो I1 I2 की दिशा विपरीत है, इसलिए I1 के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने, सॉरी जो वोल्टेज ड्रॉप अपन ने लिया है I2 की वजह से होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उसके बिल्कुल ऑपोजिट नेचर का होगा। अब I1 के साथ में अगर माइनस साइन आया है तो I2 के साथ में प्लस साइन आएगा, क्योंकि I1 I2 की डायरेक्शन डिफरेंट है। रीअरेंज किया, रीअरेंज करने से इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। लूप नंबर 2 में लगाते हैं, तो लूप नंबर 2 में देखो I2 करंट किस में से फ्लो हो रही है, यहाँ से ये देखो I2 करंट है, I2 करंट जा रही है Z2 में से, तो पोटेंशियल का ड्रॉप ये हो जाएगा। यही I2 करंट Z3 में से जाएगी तो वोल्टेज का ड्रॉप ये हो जाएगा। और क्योंकि Z3 में से I1 करंट भी आ रही है और ऑपोजिट सामने से आ रही है, तो एक वोल्टेज ड्रॉप उसकी वजह से आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। दोनों इक्वेशनों को हम क्रेमर का रूल यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, और क्रेमर का रूल मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के जो वीडियोस बनाए हैं उसके अंदर आपको डिटेल से मिल जाएगा, क्रेमर रूल कैसे यूज़ करते हैं और उसकी वजह से करंट कैसे निकालते हैं। अगर आप क्रेमर रूल यूज़ नहीं करना चाहते तो भी एक तरीका है कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकाल के और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और दूसरी इक्वेशन में केवल फिर अननोन I2 रह जाएगा, और I2 को अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, पहले लूप से वोल्टेज हटा देना है और दूसरे लूप में कनेक्ट कर देना है। तो हमने लूप नंबर 2 में कनेक्ट कर दिया, और उसकी वजह से पहले लूप में करंट I1 प्राइम फ्लो हो रही है, हमें I1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसेस यहाँ से चलाना शुरू करते हैं, किरचॉफ लॉ। तो प्लस माइनस से प्लस इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल आ गया E। उसके बाद I2 प्राइम करंट Z2 में से गई तो ये आ जाएगा, पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। फिर यही I2 प्राइम Z3 में से गुजरी तो ये वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। और क्योंकि Z3 सेकेंड फर्स्ट वाले लूप में भी कॉमन है, उसमें से I1 प्राइम करंट भी जा रही है, लेकिन इधर वाली I2 प्राइम और इधर वाली I1 प्राइम बिल्कुल ऑपोजिट साइड से निकलेगी। I1 प्राइम तो ऊपर की तरफ जाएगी जबकि I2 प्राइम नीचे की तरफ आ रही थी, तो यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 में मिल जाएगी। फिर लूप नंबर 1 में लगाएंगे, तो यहाँ से सपोज शुरू करते हैं तो इस डायरेक्शन में जाएगी I1 प्राइम, किस में से गई Z1 में से, तो ये वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, वापस इधर आएंगे तो Z3 की वजह से आ जाएगा ये वोल्टेज ड्रॉप। और क्योंकि Z3 2 में भी कॉमन है और 2 वाली करंट सामने से आ रही है, तो अगर ये साइन प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी। क्रेमर रूल लगाएंगे 4 और 5 में, सॉल्व करेंगे, करंट मिल जाएगी I1 प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में। 6 का राइट हैंड साइड देख लो और 3 का राइट हैंड साइड देख लो, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब करंट सेम फ्लो हो रही है, यानी I2 I1 प्राइम के इक्वल है, और यही रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। क्यों? क्योंकि I2 करंट कब थी, जब लूप 1 में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था और उसकी वजह से लूप 2 में I2 करंट थी।
जबकि I1 प्राइम कब है, जब लूप 2 में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था और लूप 1 में उसकी वजह से करंट I1 प्राइम थी, और हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों करंट एक दूसरे के इक्वल है, विच इज़ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और हमने ये भी बताया कि ट्रांसफ़र इम्पीडेंस यानी अंतरित प्रतिबाधा जो होती है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि किसी एक लूप का पोटेंशियल और दूसरे लूप की करंट, इन दोनों का अनुपात अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। तो फर्स्ट वाले केस में जब लूप 1 में पोटेंशियल था और लूप 2 में करंट कितनी थी, I2, तो इन दोनों का रेशो निकालेंगे E/I2। तो इक्वेशन नंबर 3 से देखो E/I2 क्या मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 3 है। E और I2 का दोनों का रेशो निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, ये देखो ये रेशो ये मिलेगा, है ना। तो ये कहलाती है Z2T12, क्योंकि इस कंडीशन में T फॉर ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, 1 फॉर 1 का वोल्टेज, 2 फॉर 2 की करंट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू आ गई है। और T21 क्या होगा, जब सेकेंड लूप का वोल्टेज, तो सेकेंड लूप में करंट वोल्टेज कनेक्टेड था E, और फर्स्ट लूप की करंट हमने देखी थी वो कितनी थी, I1 प्राइम। तो इक्वेशन नंबर 6 देखो ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, इन दोनों का रेशो भी कितना आएगा, यही आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हो जाएगी, और ये भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट था।